दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी ने पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। आगामी रणनीतियों को पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद आज बीजेपी की 3 बड़ी बैठक। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला निंदनीय। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस का प्रस्ताव कानून से ऊपर। सोनिया गांधी ने पूरा वंदे मातरम गाने से रोका। लखनऊ में सीएम योगी ने अफसरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। चीनी उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक। कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई। वाराणसी पहुंचे जापानी प्रतिनिधि मंडल। काशी की संस्कृत और आध्यात्मिकता से होंगे रूबरू। क्रूज से गंगा आरती का देखेंगे अद्भुत नजारा। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां नए पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नए पदाधिकारियों से मिलेंगे, पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ होने वाली 3 अहम बैठकों में से पहली बैठक देखिए खत्म हो चुकी है। और पहली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ने 17 अगस्त को घोषित नई टीम के पदाधिकारियों का औपचारिक परिचय के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। और सूत्रों ने बताया कि आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नए पदाधिकारियों से पार्टी में मुख्यालय में मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और अब देखिए बीजेपी अध्यक्ष अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में नितिन नवीन कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद शाम को तीसरी बड़ी बैठक होगी। बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के पद संभालने के करीब 6 महीने बाद घोषित नई राष्ट्रीय टीम की ये पहली औपचारिक बैठक है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही संबोधित भी करेंगे। और देखिए इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राम बहादुर, सतीश पूनिया, विप्लव देव, स्मृति ईरानी, संदरार बाजू सिंधिया और साथ ही के सुरेंद्रन, तारिक मंसूर और वैजयंत जय पांडा शामिल है। और देखिए 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताया गया, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो तीसरी बैठक शाम 6 बजे होने वाली है, जिसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक को संबोधित कर सकते हैं। और इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, संबोधित करेंगे। और ये भी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संबोधित कर सकते हैं। और देखिए इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। और पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और युवा चेहरों का संतुलन साधा गया है। वीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद पर बने हुए हैं, जो पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच मुख्य कड़ी हैं। और इसके साथ ही पूर्व सांसद
स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव, तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए, आज 3 अलग अलग बैठकें होने वाली हैं, जिनमें से एक बैठक समाप्त हो गई है। 2 बैठकें होने वाली है। शाम 6 बजे भी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के बाद नए पदाधिकारियों से मिलेंगे बीजेपी मुख्यालय जाकर और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्नेह कमल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सपना। हालांकि प्रधानमंत्री के अभी आगमन की औपचारिक सूचना मिली थी, सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक आज प्रधानमंत्री जो है शाम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय आएंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर जो है नई कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसके 3 चरण होने थे। पहला चरण समाप्त हो चुका, दूसरे चरण की बैठक 2 बजे शुरू हो चुकी है। अब चूंकि जो तमाम लोग थे उसमें, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे कैमरामैन, जो तमाम आगंतुक थे, जो पदाधिकारियों के अलावा, राष्ट्रीय जो पदाधिकारियों के अलावा सभी को जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से बाहर जाने का एक जैसे फरमान जारी कर दिया गया। सभी लोग बाहर आ गए हैं। हम सभी तमाम मीडिया कर्मी जो सुबह से वहाँ पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद थे, हम सभी को बाहर कर दिया गया है। तो इससे यह सूचना मिलती है कि प्रधानमंत्री के आगमन की जो सुरक्षा की तैयारियां हैं, एक बार पुनः उसका जायजा लिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है अगर अनुमति मिलती है तो वापस मीडिया कर्मी जो है उस भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, जो सूत्रों से खबर मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। उससे पहले दोपहर बाद जो देर दोपहर जो है गृह मंत्री अमित शाह भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जाएंगे। और जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी की जो 65 सदस्यीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक चली। उस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे हैं, जिसमें तमाम वरिष्ठ जो पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जो नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी हो, सभी उपाध्यक्ष हैं, सभी महामंत्री है, सचिव है, जो तमाम पदाधिकारी वो सभी जो है इस बैठक में शामिल हैं। सबसे पहले सुबह जब सभी पदाधिकारी आते हैं तो सभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन करते हैं। उसके बाद परिचय समारोह होता है। उसके बाद जो है कार्यक्रम की जो है विधिवत शुरुआत होती है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा वंदे मातरम को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे जो भाजपा की राष्ट्रीय समिति पास करती है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जिस तरह से संसद से जो वंदे मातरम को लेकर जो छंद है गाने को लेकर जो कानून जो पास हुआ है, उसके खिलाफ जिसमें कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि हम सिर्फ 2 छंद गाएंगे, उसको लेकर जो भाजपा ने स्पष्ट कहा कि यह देश की विभाजनकारी नीतियों का परिणाम है। भाजपा क्षमा करें, कांग्रेस एक बार पुनः देश को विभाजन की ओर ले जा रही है। सीधा सीधा हमला उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को उस प्रस्ताव पर किया है। शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां बताया जा रहा है कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बड़ा फैसला ले सकते हैं। और देखिए, बैठकें भी लगातार जारी है। जहां नितिन नवीन की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। जेन ज़ेड संपर्क अभियान शुरू करेगी बीजेपी। जेन ज़ेड से संपर्क के लिए कमेटी गठन की गई है, जहां नई कमेटी में नितिन नवीन शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। जहां नितिन नवीन की बैठक में बड़ा फैसला सामने आया है। जेन ज़ेड संपर्क अभियान शुरू करेगी बीजेपी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन की बैठक में ये बड़ा फैसला। नई कमेटी में नितिन नवीन भी शामिल होंगे। तो लगातार बैठकें जारी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि जेन ज़ेड से संपर्क कर सकती है कमेटी।
और चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें आपको, जो आज पुणे में छात्र की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शिक्षा सुरक्षा करियर पर छात्रों से संवाद होगी और साथ ही छात्रों से मुद्दों पर खासकर फोकस रहने वाला है। पुणे में राहुल का छात्रों से सीधा संवाद है, तो राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छात्रों से सीधी बातचीत करेंगे राहुल गांधी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पुणे में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुणे में राहुल का छात्रों से सीधा संवाद होगा। तो देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है। पुणे में पुलिस ने इस आयोजन के लिए हरी झंडी दे दी है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आयोजकों पर 30 शर्तें लगाई गई हैं, जिसमें आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर या तस्वीरें लगाने पर सख्त रोक है। और साथ ही संवाद शहर के SSPMS कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा। और ये मैदान राहुल गांधी के लिए कोई नया नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने इसी जगह एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और एक बार फिर से वे इसी मैदान पर छात्रों के बीच होंगे। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां कार्यक्रम में देश भर से छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे और इसमें मुख्य फोकस छात्राओं से जुड़े सवालों पर रहेगा। शिक्षा सुरक्षा, बराबरी, प्रतियोगी परीक्षाएं और करियर के मौकों पर खुलकर बात होगी। और इस अभियान का मकसद छात्राओं को अपनी बात रखने की पूरी आजादी, सुरक्षित माहौल और आगे बढ़ने के बराबर अवसर दिलाना है। तो आज के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों से बात करेंगे, संवाद करेंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी इसी जगह छात्रों से बात कर चुके हैं। छात्रों की गूंज मुहिम की शुरुआत युवाओं की समस्याओं को मुख्य चर्चा में लाने के लिए की गई है। और देखिए, इसमें पहला कोटा देहरादून और प्रयागराज में इसके आयोजन हो चुके हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया था और कहा था कि भारत का भविष्य इन युवाओं की क्षमता पर टिका है। और पुणे के इस आयोजन से पहले दिल्ली में भी एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के विरोध में राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। वे मामले में FIR दर्ज की मांग कर रहे थे, जिसे बाद में पुलिस ने स्वीकार कर ली। और इसके बाद दिल्ली के इस घटनाक्रम के बाद अब सभी की नजरें पुणे में होने वाले संवाद पर टिकी हुई है, जहां राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुणे में आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और छात्रों की गूंज में शामिल होंगे राहुल गांधी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। जो आपको बताते चले कि ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग है। जहां चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक हुई। कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री का ये सख्त आदेश, कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 30 दिन से अधिक नहीं कर सकते हैं चीनी का भंडारण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की गई है। चीनी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कालाबाजारी कोई भी करता है तो सख्त कार्रवाई होगी। 30 दिन से अधिक नहीं कर सकते हैं चीनी का भंडारण। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। राज्य में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी और इसके साथ ही ओवर प्राइसिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। और ग्राफिक्स के जरिए आप तक साझा कर रही है जानकारी, जहां यूपी में किसानों को रिकॉर्ड मात्रा 48 लाख किसानों को 3,217 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। यूपी के मिल में 179 से ज्यादा क्विंटल का जो है वो भंडार, जहां निगम चीनी मिलों में 5,28,000 क्विंटल का भंडार है।
निजी चीनी मिलों में 150 से ज्यादा क्विंटल का भंडार है। इसके साथ ही 30 दिनों से अधिक भंडारण नहीं कर सकते और अगर कालाबाजारी होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 400 से ज्यादा टन रखने पर बड़ा एक्शन होगा। और यूपी में किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया जा रहा है। 48 लाख किसानों को 3,217 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। 15 अक्टूबर से शुरू होगा, जहां यूपी के मिल में 179 से ज्यादा क्विंटल चीनी उपलब्ध है। सहकारी चीनी मिलों में 23,60,000 क्विंटल भंडार है। निगम चीनी मिलों में 5,28,000 क्विंटल भंडार है। इसके साथ ही निजी चीनी मिलों में 150 से ज्यादा चीनी के भंडार हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये समीक्षा बैठक की है और इसके साथ ही उन्होंने सख्त आदेश और निर्देश दिया है कि अगर कालाबाजारी चीनी की जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए सपना, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जो है उत्तर प्रदेश की जनहित की समस्याओं को लेकर के लगातार बैठक करते हैं और लगातार उसको मंत्री भी करते रहते हैं। चीनी की जैसे ही कालाबाजारी शुरू हुई और कहीं ना कहीं लगातार जब सरकार रेट नहीं बढ़ाई, लगातार मार्केट में रेट जो उछाल आ रहा था, उसको लेकर के उन्होंने समीक्षा बैठक किया और साफ तौर पर दिखा दिया कि किसी भी प्रकार से चीनी की जो कमी है वो बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। जो चीनी निगम है उनके पास भंडारण है 179 लाख क्विंटल से अधिक का भंडारण है और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया। उन्होंने 5 मुख्य जो बातें उन्होंने रखी बैठक में। जो साफ तौर पर सबसे पहली बात है कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी को रोका जाए और सब जो दुकानदार है अपना स्टॉक मेंटेन करेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार से जो स्टॉक है उसको छिपाएंगे नहीं, उसको पारदर्शिता के साथ लेकर के सामने आएंगे और अपनी दुकानों पर ये रेट लिखेंगे। अगर सरकारी स्तर पर अगर रेट नहीं बढ़ा है तो किसी भी प्रकार से कोई भी दुकानदार ये रेट नहीं बढ़ा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 400 कुंटल से अधिक का भंडारण आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि रेट तभी मार्केट में हाई होता है जब उसकी सप्लाई कम होती है, मांग ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तब जाकर के जो मार्केट में है वो रेट बढ़ जाता है और लोग मनमानी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि देखा गया यही चीज जो चैन जोड़ था, कोरोना संक्रमण काल जैसे सरकार से जो महामारी आई थी, उसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया ने टीम 11 बना करके इस महामारी से निपटा और उत्तर प्रदेश जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है उसको मैनेज किया। तो चीनी की जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया, हमको लगता है कि एक ही मीटिंग में इस समस्या का समाधान कर देंगे। क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि 400 कुंटल से अधिक किसी के का भी भंडारण नहीं होना चाहिए, वो भंडार नहीं रख सकते हैं, स्टॉक इतना नहीं रख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो, आमजन में सप्लाई की कमी हो, दिक्कतें हो चुकी ऊपर लेवल से, यानी कि जो मिल है जो सहकारी से निकला है वहां से चीनी मिल की जब लगातार सप्लाई हो रही है तो ऐसे में मार्केट में कभी कैसे हो सकती है। तो जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो पकड़े जाएंगे 400 कुंटल से अधिक होगा तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं FIR पंजीकृत की जाएगा। मार्केट में जो दुकानदार है वो अपना स्टाफ जो जिला पूर्ति अधिकारी है उनको कहीं ना कहीं लगातार बताते रहेंगे और समय समय पर इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। सभी जिला अधिकारियों को निरीक्षण दिया गया है, आदेश दिया गया है, जो SDO लेवल के अधिकारी उनको आदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई भंडारण करते हुए पकड़ा जा रहा है, कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जा रहा है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन में तुरंत FIR पंजीकृत कराई जाए और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लगातार मेंटेन रहे, किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत ना हो आने में जाने में, क्योंकि जो खाद्य विभाग की जो गाड़ियां होती है जो कि बहुत ही उस कंडीशन में उनको किसी भी प्रकार से रोका ना जाए, टोका ना जाए, वो समय पर पहुंचे, यानी कि वो जो खाद्य पदार्थ की जो मूलभूत सुविधाओं की जो गाड़ियां है वो लगातार उनकी टूटने ना पाए, गाड़ियां लगातार पहुंची रहे तमाम प्रकार से, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में बस लगातार इस फिराक में लगा हुआ है कि किस प्रकार से योगी सरकार को घेरा जाए, जनता के बीच में महंगाई की बात की जाए, जनता किसी भी प्रकार से जो महंगाई की बात को लेकर के हो वो सरकार से नाराज हो, आने वाले 2027 के चुनाव में उसको इनका फायदा मिले। लेकिन इस तरीके से योगी सरकार ने अपनी टीम बना के रखी है, अधिकारियों को क्षेत्र में उतारा है
उसको लेकर के आज ही आप देखिए जिस तरीके से जिला अधिकारियों से लेकर के जो मंडल स्तर के अधिकारी है, मुख्य सचिव है, उनके साथ जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं, और बैठक करने के बाद साफ तौर पर दिशा निर्देश दे रहे हैं कि वो कोई भी व्यक्ति हो अगर कालाबाजारी कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार आपने देखा है सोशल मीडिया पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म पर लगातार चीनी को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, लगातार विपक्ष हमलावर होने का काम कर रहा है। लेकिन योगी सरकार जिस तरीके से अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है कि हमारे पास 179 लाख कुंटल से अधिक भंडारण है, किसी भी प्रकार से सहकारी समिति जो चीनी निगम है मिले हो उनके भंडारण में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। तो चीनी जिस तरीके से जो रेट है वो आखिर कैसे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से उनके जो रेट है वो बढ़ाए जा रहे हैं। 30 दिन से अधिक का भंडारण कोई भी दुकानदार हो या उस तरीके से वो भंडारण नहीं कर सकता, यानी कि भंडारण में कालाबाजारी कभी ऐसी होती है, तो वो भंडारण करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, मार्केट में सप्लाई कम पहुंचती है। तो ऐसे में देखिए एक सख्त निर्देश आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि अगर कालाबाजारी की जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर कर रहे प्रदर्शनकारियों से दिल्ली के माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है और साथ ही कई विषयों पर चर्चा की है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और इसके साथ ही शिव शर्मा के साथ प्रेस वार्ता कर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा की है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया है और उनका पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है कि देश के युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। ब्रजेश पाठक ने बताया है कि 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री से मुलाकात होगी, जिसके बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जापानी डेलीगेशन वाराणसी पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जापानी डेलीगेशन अब वाराणसी पहुंचा हुआ है और बताया जा रहा है कि यामानाशी गवर्नर के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पिंडरा विधायक ने डेलीगेशन का स्वागत किया है। पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया है। कंपनियों के सीईओ, कारोबारी वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वाराणसी पहुंचा जापानी डेलीगेशन। यामानाशी गवर्नर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है वाराणसी, जहां पिंडरा विधायक ने डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया है। पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया है। डेलीगेट से वो पहुंच चुका है, उनका काफिला बाबतपुर एयरपोर्ट से अब वाराणसी के लिए निकल लिया है। अब ये काशी की विरासत और संस्कृति को जानने के लिए यहाँ आ चुके हैं और क्या क्या है वाराणसी में। काशी की पहले से ही शिंजो आबे के समय से ही लगातार जो है काशी का जापान का जो रिश्ता रहा है वो बहुत मजबूत रहा है। अब उसमें भी एक नया अध्याय लिखने की तैयारी हो रही है। अब आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देंगे कि एक बार ये जापानी डेलीगेट्स है जो काशी में आ चुका है। निश्चित तौर से जो काशी की संस्कृति है, परंपरा है, उसको देखेंगे और नज़दीक से बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे। उसके बाद 84 घाट के नज़ारे जो है वो जापानी डेलीगेट्स देखेगा। निश्चित तौर से ये भारत और जापान के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत जो कहा जाता है मजबूत रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिवसीय दौरा है और ये दूसरा दिन है। सारनाथ जाएंगे, काशी विश्वनाथ दर्शन होगा और 84 घाट देखेंगे, माँ गंगा की आरती देखेंगे। उसके बाद व्यापार को लेकर बहुत सारे निर्णय होंगे। प्रयोग है भारत अपने जापान की टेक्नोलॉजी का उपयोग उत्तर प्रदेश की युवा ऊर्जा को मिलकर के विश्व के कल्याण के लिए और उत्तर प्रदेश के नए डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के दृष्टिगत वहाँ के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक बड़ा डेलीगेशन 200 से ज़्यादा लोगों का डेलीगेशन यूपी आया हुआ है। ये क्योटो अगर देखा जाए तो काफी, तो वहाँ का शहर काफी घना शहर है। वाराणसी भी देखी जाए तो काफी गरीबों का शहर। निश्चित रूप से बहुत चीजें दोनों में मिलती हैं। मेल मिलाप, शांति, करुणा, दया और मैत्री का संदेश
जापान की ओर से भी होता है, यही हिंदुस्तान की है। दोनों की कल्चर मिलती रहती है और दोनों की समान कल्चर के एक नवोदित स्वरूप में हम लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार।